जिसको दिख रहा है उसको पता चल रहा है, बोलो। डिवीजन ऑफ वर्क, एक ही काम आना चाहिए, काम को स्पेशलाइजेशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या है उसको डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। वो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। इससे क्या होगा, परफेक्शन आएगी, स्पेशलाइजेशन होगी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, डुप्लीकेशन खत्म होगी, ठीक है। मेरे को ये नहीं समझ आता डुप्लीकेशन कैसे, अब देखो सपोज एग्जांपल लेती हूँ, मैंने काम कह दिया पूरी क्लास में, कह दिया कि क्लास को डेकोरेट करना है, डेकोरेशन में अपने आप सामान ले आना। अगर मैं ये कहती रिंगल्स आप ले आओ, फेविक्विक आप ले आओ, डबल साइड टेप आप ले आओ, सामान बांट देती तो बेटर रहता। अब सारे डबल साइड टेप ले आए हैं, इतनी डबल साइड टेप्स मैंने क्या करनी, इससे बेटर है कि रिंगल्स को रैंगल्स आ जाते, कुछ और चीज आ जाती, तो बात बट जाती है। वैसे ही बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो क्या करता है, जब हम काम को बांटते हैं पहले हम देखेंगे वो काम उस बंदे करने की कैपेसिटी है या नहीं, वो कर भी सकता है कि नहीं। अब मुझे कह दिया जाए जाके मैम बायो की क्लास लो +2 की, मैं तो ऐसे बैठ रहूंगी, बच्चे मेरे को पागल बना देंगे, मेरे को आता ही नहीं है कुछ बायो का। हाँ इकोनॉमिक्स सीखोगे, बिजनेस अकाउंट सीखोगे भी ले लूंगी, लेकिन बायो एक्सट्रीम चेंज या इंग्लिश की क्लास लेने को भी कहा जाएगा तो मैं कुछ हद तक ले लूंगी, लेकिन जहाँ चैप्टर्स रीड करवाने होंगे वहाँ बिग जीरो हो जाऊंगी, कि पहले पढ़ के जाऊंगी तो चैप्टर रीड करूंगी, स्टोरी क्या चल रही मुझे क्या पता, ठीक है कि नहीं। हर चीज का अपनी स्पेशलाइजेशन है, अपनी एक्टिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करना, उस अकॉर्डिंग ही अपने काम को परफॉर्म करना, ये भी हमारा मैनेजर का काम है। पहले जज करना मेरा एम्प्लॉय कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, वो सब देखना। दूसरा दूसरा हमने क्या किया था आपका, दूसरा प्रिंसिपल था आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें अथॉरिटी मतलब होता है हम किसी को पावर देते हैं कि वो क्या करे, हम क्या करें कि वो डिसीजन ले सके, पावर टू टेक डिसीजंस, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज द ऑब्लिगेशन, दिस इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी, किसी 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 काम को करने की ड्यूटी आपकी क्या कहलाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम क्या करते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसको अथॉरिटी दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देनी पड़ेगी, ये नहीं अथॉरिटी दे दी बाद में कि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मुझे क्या पता काम करना था कि नहीं करना था। अगर ऐसा वर्कर कर रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट, कौन सा फंक्शन है ये फंक्शन है, ये प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम? वो क्वेश्चन में भी आया था कि अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी किसके कौन से फंक्शन के, कौन से फंक्शन के अंडर स्पेसिफाई करो क्वेश्चन में, फंक्शन वर्ड नहीं होगा, मेरे को पेपर भेजना। हाँ बिजनेस का बिजनेस का फंक्शन वर्ड लिया है, एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड रुको, ये तो कौन सा है, ये तो उसका है, एक मिनट रुको, ये इकोनॉमिक्स है। हाँ क्वेश्चन कौन सा है ये, 1 मार्क का 6। हाँ सही हो ठीक है, इसमें से क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टू विच मैनेजरियल फंक्शन एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पेपर डिस्कस कर लूं फिर मैं, नहीं बताती हूँ, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुनो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंक्शन है वो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक किया गलत किया, क्या लिख के आए, अरेंजमेंट था। और मैंने उस टाइम पर जब डायरेक्टिंग करवाया था तो स्पेसिफाई एक लाइन मेंशन की थी। अब महाराज जी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए ना उनका 1 नंबर गया, 29 मार्क्स का टेस्ट है आपका, ठीक है। इनका 29 को आंसर बता दिया ना, एक इनको तो आंसर बता दिया, फिर है क्या गया, ठीक है कि नहीं, फायदा क्या फिर इस चीज का। अब क्या कहता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड, जिसको अथॉरिटी देते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी। कहते हैं जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो
उस चक्कर में आप क्या करोगे, जब आपको कभी नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तब आपका एम्प्लॉय इस बात से एस्केप नहीं कर सकता, बच नहीं सकता कि जी मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को पूरा करके देना था। इसीलिए प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं, जब किसी को अथॉरिटी देते हैं या तो उसको मेल करते हैं या किसी नोटबुक पे या उनके जो अपने फाइल बना रखी होती है उस पर साइन ले लेते हैं, ताकि वो बंदा पक्का हो जाए और उसको गलती वो ना करे। यानी कि एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। कहता क्या है, जब 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 आप ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उसको चेक नहीं करते हो, तो उस केस में क्या है, जो आपका रिजल्ट्स क्या है, नेगेटिव होंगे। अगर 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 आपने एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है विदाउट मैचिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा देते जा रहे हो और मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पा रहे, तो तब भी आपका जो काम है वो टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। कहने का पर्पस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बेटे आपने काम कंप्लीट करके रखना है, लेकिन किसी भी चीज कह दी, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, किसी मशीन को हाथ नहीं लगाना, तब क्या वो काम कर सकता है? नहीं। वी हैव टू गिव अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये आपका नहीं करते तो इसका मिसयूज क्या है, आप अथॉरिटी का मिसयूज कर दोगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पर क्या है वो अचीव नहीं होंगी और आपका डिले हो जाएगा। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, लोग मिसयूज भी करेंगे, प्लस आपका काम में क्या है, डिले होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ये ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस सिस्टमैटिक वे में के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। अगर डूज एंड डोंट्स पता होंगे तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छा रिलेशन होगा। और इसका मतलब ये नहीं, जो रूल्स सबॉर्डिनेट के लिए हैं वो रूल सुपीरियर के लिए भी होंगे। अगर आप सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेती हूँ, क्लास में मैंने ये कह दिया कि च्युइंगम नहीं खानी, एग्जांपल है, क्लास में कहा कि च्युइंगम खाते हुए ये च्युइंगम खा के मेरी क्लास में एंटर नहीं, खा तो नहीं रहे, ठीक है, मेरे का मुंह, अच्छा ब्रेसेस लगे हुए, तो अब ये चक्कर ये है कि दैट मैंने मना कर दिया आपने च्युइंगम नहीं खानी, ठीक है, मैंने मना कर दिया, मैं खुद खाती हुई आ रही हूँ, कितना गलत बात है। जब आप अपने सबॉर्डिनेट से चाहते हो कि अच्छा बिहेवियर हो, तो सेम बिहेवियर भी आपको क्या चाहिए, अपने आप को भी वैसा ही प्रेजेंट करना चाहिए। यानी कि दोनों अगर चाहते हैं गुड रिलेशनशिप, गुड लीडरशिप राइज हो, तो दोनों सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों को ही डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो क्या होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, कोई डिले नहीं होंगे, प्रॉपर वर्क होगा, कोई सिस्टमेटिक सब काम होगा, कोई केओस नहीं होगा, हर चीज डिफरेंशिएट होगी। प्लस जो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई आपकी ऑर्डर डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, प्लस आपके जो रिसोर्सेज क्या है वो भी क्या है, वो वेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, एक हेड आपको ऑर्डर देगा, बहुत सारे हेड से ऑर्डर आप नहीं लोगे। एक हेड अगर ऑर्डर देगा तो आप उस काम को प्रॉपरली सुनोगे, काम को परफॉर्म करोगे, वेस्टेज नहीं होगी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगी। और अगर बॉसेस ज्यादा हैं तो पर्सन एक्सक्यूजेस नहीं देगा, ठीक है, मैंने एग्जांपल ली थी, मैं भी काम दे दूं, सर भी काम दे दें, मैडम बिजी थे, मैडम काम नहीं, जैसे आप कह रहे हैं काम था, ये था, स्कूल जाना था, ऐसा करना था, मेरी बात ये बात समझ नहीं आती, व्हेन यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, स्कूल की फीस के बियॉन्ड पे कर रहे हो ये आप, ठीक है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ही रिटर्न मिलनी चाहिए, मत करो, ठीक है। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो कि आप अपने ही रिसोर्सेज को प्रॉपरली थॉरोली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको परफॉर्मेंस के साथ वर्क करना है और अपनी एक्टिविटीज इस तरह से करनी है कि आप एक पर्सन को थॉरोली सुनो, वर्ड टू वर्ड सुनो और उसकी बात को आप फॉलो करो। पढ़ना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, एक ही बॉस से मिलना चाहिए, बिकॉज if he receives order more than one bosses then he'll get confused, एक तो कंफ्यूज होगा और वो अंडरस्टैंड करने के लिए पॉसिबिलिटी उसके लिए नहीं होगी।
और सबसे पहले क्या होगा, उस अगर ऑर्डर चाहता है, रिसीव करना चाहता है, तो क्या होगा, उसको प्रॉपर चांसेस होंगे कि वो एक्सक्यूजेस दे सकता है। कोई कहे मेरे को समझ नहीं आया, क्या क्या सर भी कह रहे थे, मैम भी कह रहे थे, समझ नहीं आया क्या चल रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अगर 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 ऐसे ही दो बॉसेस होंगे तो ईगो क्लैश भी हो सकता है, ठीक है। प्लस प्लस सुपीरियर चाहेगा पहले मेरा काम करो, सर कहेंगे पहले मेरा काम करो, तो बीच में क्या है, सबऑर्डिनेट है वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, वो काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बेटरमेंट होगी, एक ऑर्डरली बिहेवियर होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट एक दूसरे को समझेंगे, कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे, ठीक है। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो, सारे बॉसेस आके इकट्ठे ही बातें करते जा रहे हैं, एक तो कंफ्यूजन होगा, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, मैं भी बोल रही हूँ, सर भी बोल रहे हैं, आके बात ही नहीं फॉलो होगी आपसे। दूसरा, डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं होगा, जो मेरे को लाइक करते होंगे बच्चे वो मेरा काम करेंगे, जो सर को लाइक करते होंगे वो सर का काम कर देंगे, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं चीज वेरिएशन में आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो आज नया करवा रही हूँ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन वर्ड लिया है, डायरेक्शन, डायरेक्शन वर्ड कहाँ से आया है, द वर्ड प्लान, प्लानिंग के बाद हम डायरेक्शन अराइज करते हैं, प्लानिंग के बाद। अब उसने क्या बोला, कहना क्या चाहता है, कहता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपको एक ही बंदा डायरेक्ट करेगा। अब मैम यूनिटी ऑफ जो हमारा पहला था कमांड, उसमें क्या फर्क है, डायरेक्शन और ऑर्डर में बहुत फर्क है। ऑर्डर इज गिविंग अ टास्क कंप्लीशन स्ट्रेटजी, किसी को काम कंप्लीट करने के बारे में बताया जा रहा है, ये आपने 100 यूनिट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो डायरेक्शन बताती है। समझ में आया, 100 यूनिट की इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। उन 100 यूनिट्स को कितने टाइम में कैसे इंप्रूव करना है, खत्म करना है, कंप्लीट करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी, कॉलर्स कैसे बनेंगे, कफ्स कैसे होंगे, टी शर्ट का कलर कैसा होगा, बटन कहाँ कहाँ लगे होंगे, किस किस साइज का होगा, वो सारी चीजें कौन बताएगा हमें, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या कहता है, डायरेक्शन की एक टैगलाइन है, ये जरूर होनी चाहिए बीच में, अगर ये हुई तभी मार्क्स मिलेंगे। मींस 1 यूनिट 1 प्लान, एक यूनिट का एक ही प्लान होगा, यानी कि 1 हेड 1 प्लान। जो आप प्लान बना रहे हो, जो एम्प्लॉइज प्लान बना रहे हैं, वो एक ही बंदा बनाएगा और वो एक ही सिंगल प्लान होगा। सपोज एग्जांपल लेती हूँ, मैंने आपको रिवीजन करवानी है बिजनेस स्टडीज की, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, दिमाग में थॉट होगा रिवीजन कैसे करवानी है, क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, थॉट्स, एजर्शन, रीजंस, आपके केस स्टडीज, आपके एमसीक्यूज, ये सारा कवर होना चाहिए। प्लस 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 करंट सिनारियो के जो पॉइंट्स हैं वो भी एडिड होने चाहिए, और उनको ऐड करते करते साथ में मैंने आपका टेस्ट भी रखना है, टेस्ट भी आपके मैनेज करने हैं। दैट मीन्स कहने का पर्पस क्या है कि मैंने एक प्लान आउट तैयार किया है अपने सब्जेक्ट का, किया, सर आए, सर ने कहा नहीं मैडम आपने प्लान ऐसे नहीं करना, इसका प्लान ऐसे होना चाहिए। अब मेरा सब्जेक्ट है, मैं अकाउंट्स को प्लान नहीं कर, मैंने पढ़ाया नहीं है, मुझे क्या पता सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे सर को क्या पता मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। जो जिसका ओनर है, जो जिस यूनिट का हेड है, वही उस प्लान को बनाएगा, दूसरा आके उसमें इंटरफेयर, दूसरा आके प्लान नहीं बनाए, ठीक है। अब ये डायरेक्शन होनी चाहिए, मैं पढ़ना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 1 unit means 1 plan, that is the effort of all members and employees of organization must be, अंडरलाइन कर रही हूं, must be directed towards one direction। बिजनेस की क्लास में मेरे पास अगर 6 या 7 बच्चे बैठे हैं, उन 6 या 7 बच्चों को डायरेक्ट करने वाली मैं ही हूँ, और मैं ही बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है, उस केस स्टडी को कैसे डील करना है, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, हेडिंग्स कैसे एक्सप्लेन करनी है, टेबल कैसे बनाना है, ये सारा मैं बता रही हूँ।
और वो एक ही पर्सन डायरेक्ट करेगा ताकि हमारे कॉमन गोल्स क्या है, अचीव हो सके। हर डिपार्टमेंट का अपना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कहीं ना कहीं हर पर्सन, मतलब वन हेड, सॉरी ये तो डाक हो गया, वन हेड वन प्लान, मतलब एक ऐसा हेड जो एक प्लान करेगा, एक हेड होगा एक प्लान करेगा, और वही प्लान हेड हमारा वर्क करेगा, यानी कि एक हेड एक ही दिमाग लगाएगा जो प्लान करेगा। पीपल एंगेज इन सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज मस्ट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। अब आप सब एक ही क्लास में बैठे हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट 100% मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। तो उस बिजनेस स्टडीज में आपको एफर्ट क्या होने चाहिए, लर्निंग पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है, तो ये सब देखा जाएगा। और अगर आप वन हेड वन प्लान या वन यूनिट मींस वन प्लान कर रहे हो, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका बीच में कोऑर्डिनेशन ऑफ एंटरप्राइज होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन है तभी वन हेड वन प्लान चल सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, दूसरे सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे प्लान का, तभी वो प्लान पॉसिबल नहीं है। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के जो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एक तो हमारी सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन नहीं होगी, वन हेड वन प्लान है, क्लैरिफिकेशन होगी, एक पर्सन को पता होगा मेरे को ऑलरेडी प्लान दे रखा है, सारा सारा मैंने उसी प्लान पे चलना है, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है, अचीव हो जाएंगे। और सारे एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स हैं वो भी प्रॉपर क्या है, यूनिफाइड होंगे। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, आपको क्या होगा, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बन नहीं पाएगी। कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन को एग्जिस्ट करवाने के लिए भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की आपको नीड है। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कहता क्या है, ये कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं ताकि उनको सैलरी मिले, उनको बोनस मिले, उनको पर्क्स मिले, लेकिन वो पर्क्स तभी मिलेंगे जब वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो उनके टारगेट्स अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन टारगेट अचीव होंगे तो उनको पर्क्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, बोनसेस में सब कुछ मिलेगा। कहने का पर्पस क्या है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस केस में कहता है कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोटा समझोगे एज कंपेयर टू योर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले आप ये नहीं देखोगे कि मेरा टारगेट अचीव हो गया, सैलरी मुझे मिल जाए, आपने सभी लोगों को सिंक करके चलना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स अचीव हो। साथ के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स अचीव हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सैलरी भी टाइमली मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड मतलब हमेशा आगे, बेटर, बढ़िया होना चाहिए एज कंपेयर द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है सैलरी का, वर्क्स का, उससे बेटर क्या है आपका किसका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बेटर होना चाहिए। हम सभी किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव सैलरी अच्छी मिल जाए, मेरे बॉस की जो इंटरेस्ट है कि उसकी सैलरी अच्छी हो जाए, लेकिन जो सीईओ होगा, जो एमडी होगा कंपनी का, जो कंपनी चला रहा होगा, वो क्या चाहता होगा, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़े, कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, कंपनी की गुडविल बढ़े। तो ये चीजें जब कंपनी के अच्छी सैलरी, जब कंपनी अच्छा अर्न करेगी, गुडविल अच्छी बनेगी, बोनसेस अच्छे देगी, तो कहीं ना कहीं सैलरी भी एम्प्लॉयज की अच्छी हो जाएगी। कहते हैं इफ, यहाँ पढ़ना चाहूंगी, इफ द ऑब्जेक्टिव्स of the or individuals are in the same direction then there is no problem। अगर इंडिविजुअल और उसकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव साथ साथ चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो इस कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, आपका जितना भी है वो सेम ग्रुप में डायरेक्शंस होंगी, और कहीं ना कहीं ये डायरेक्शंस
बोथ ग्रुप में होंगी और कहीं ना कहीं ये रिकंसाइल होगा और ये रिकंसिलेशन आपके दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए आपको एक नई गुडविल, नई आउटपुट के साथ कहीं आगे लेकर जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, छोटी सी एक बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो तभी वर्क कर पाती है जब उसके एम्प्लॉयज साथ काम कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पढ़ाती जा रही हूँ, आपका ध्यान ही ना हो, मेरा बोलना पढ़ाना वेस्ट और जीरो। अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो आपका तो नुकसान हो ही रहा है, अल्टीमेट मेरा नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो? दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक बॉस का नुकसान भी अल्टीमेट नुकसान ऑफ एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का नुकसान भी अल्टीमेट नुकसान ऑफ बॉस है। बॉस का भी लॉस है। अगर एम्प्लॉयज काम नहीं कर पा रहे हैं, बीमार है या उसके पास घर में प्रॉब्लम आ गई, काम नहीं कर पा रहा है, तो बॉस का नुकसान तो है ही है, एम्प्लॉय की भी सैलरी जाएगी। तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट। फ्योल कहते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को छोटा समझो, आप ये सोचो कि आपने कंपनी के टारगेट्स को अचीव करना है। जब आपने उसके टारगेट्स अचीव करने शुरू कर दिए तो आपके अपने इंडिविजुअल टारगेट्स साथ के साथ पूरे हो जाएंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होंगे, आपके इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों अचीव होंगे, और इंडिविजुअल गोल साथ के साथ कंप्लीट होगा, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी एम्प्लॉयज को। ठीक है? अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीवमेंट उनकी नहीं होगी, एम्प्लॉयज भी लॉन्ग रन में लॉस से सफर करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मैं ये कहूंगी मी फर्स्ट नहीं, आर फर्स्ट। मैं नहीं, मैं को हम में क्रिएट करना, दैट इज माय द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। ये क्या कहता है? रेम्यूनरेशन मींस सैलरी, पर्क्स, वेजेस जो आप दे रहे हो, वो इस प्रिंसिपल में फ्योल ने डिस्कस की है। फ्योल कहता है ठीक है, आपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट कर दिया, सैलरी दे रहे हो, जो आप सैलरी दे रहे हो वो सैलरी, पहली बात तो ये अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट्स होनी चाहिए। जो बाहर रेट चल रहे हैं, आपके कंपटीटर्स दे रहे हैं, उतना रेट होना चाहिए। प्लस आपके पर्सन्स के वर्किंग आवर्स पे डिपेंड होना चाहिए, आपके पर्सन की कैपेसिटी, एटीट्यूड पे फोकस होना चाहिए। सपोज एग्जांपल लेती हूँ, मैं किसी कंपनी में एज मेड काम कर रही हूँ। मेड समझते हो? इस घर मेड्स आती हैं। सिंपल मेरा काम क्या है कि मैंने पूरी फैक्ट्री में जाके झाड़ू लगाना। ठीक है? ये मेरा काम है। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे 1 लाख रुपए महीना दिया जाए सिर्फ झाड़ू लगाने का, हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा टाइप ऑफ वर्क मेरे इस प्रिवेलिंग रेट को पूरे एरिया में मैच नहीं कर पाए। फिर मेरा बॉस क्या देखेगा? साथ में लेटर पूछेगा कि आपकी फैक्ट्री में जो मेड आती है वो पर मंथ कितना पैसा ले रही है। वो कहता है जी हमारी फैक्ट्री तो 2000 गज में बनी हुई है, 2000 यार्ड्स में बनी हुई है, तो हम तो उसको जी 5000 रुपये देते हैं महीने। कहते मेरी तो फैक्ट्री छोटी है, 1000 गज की है, तो मुझे उसे 2500 रुपये देना चाहिए। ठीक है? अभी मैंने एनालिसिस किया, प्रिवेलिंग रेट देखा, अपना एरिया देखा, उसका टाइम डाइवर्जन देखा, सब कुछ देकर रेम्यूनरेशन दी। लेकिन मैंने उसको लाख रुपए सैलरी नहीं दे दी कि मुंह उठाकर उसने मांगी और दे दी। कहते रेम्यूनरेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए, प्रिवेलिंग रेट के साथ साथ आपके एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई भी करे, उसको एक्सप्लॉयट ना करे, उसे ऐसा लगे मुझे एक्सप्लॉयटेशन मिल रही, मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, निचोड़ ही रहे हैं मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, organization must be paid fairly and adequately to give them maximum satisfaction। ऐसा पे करना है जो उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, और जो रेम्यूनरेशन है दैट इज जस्ट एंड फेयर। फेयर कैसे? अगर एम्प्लॉयज अंडर पेड होंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और एक अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटरमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। अगर डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड है तो अच्छा काम करेगा, टारगेट्स अचीव होंगे, प्रॉपर अच्छे से काम करेगा। अगर 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 डिससेटिस्फेक्शन होती है तो एम्प्लॉयज काम छोड़कर चले जाएंगे, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉयज टर्नओवर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर एफर्ट्स के थ्रू जितना एम्प्लॉय एफर्ट कर रहा है
उनको फेयरली पेड करना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करती हूँ, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगी उनकी मोटिवेशन, वो मोटिवेटेड होंगे, प्लस उनका डिवोशन होगा, वो कहेगा जी हमारा बॉस हमें इतना अच्छा पे कर रहा है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी उसके लिए एफर्ट करना चाहिए, मेरे को भी 100% वर्क करना चाहिए। तो ये सारा इसमें आ गया है। नेक्स्ट कहता है अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो, एम्प्लॉय टर्नओवर होगी, एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होंगे, एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होंगे, एम्प्लॉयज वर्क अच्छा नहीं करेंगे। अगर कोई मजबूरी में काम कर ही रहा है तो 100% अपना काम को वो नहीं देगा। तो दैट मीन्स ये भी हमारे ड्रॉबैक्स हैं, किसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ। एक बार कितने प्रिंसिपल्स हो गए यहाँ तक? 7 हो गए। पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, यही है ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 7th है ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। एक बार इसको हल्का सा गो थ्रू, मैं नोट्स भी करवाऊंगी, एक बार हल्का सा गो थ्रू हो जाओ, फिर मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल कराऊंगी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। से पढ़ना है जहां से मर्जी पढ़ लो, एक आइडिया लेना हल्का सा, नोट्स मैंने करवाने हैं वैसे भी, आप दूसरा ऑप्शन जो है नहीं है तो फिर यही सही। दूसरा ऑप्शन तब ऑप्ट करो ना जो अगर हो। हो गया रीड, देख लिया? पूछ लूं? पक्का? देख लो, इस ऐसे रीड करने को बोला है मैंने कि पूछ लूं कुछ भी। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में यही है ना कि एम्प्लॉय को अपना नहीं देखना, ऑर्गेनाइजेशन का देखना, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेगा तो अपने भी पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट करें फिर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों अपनाओ। पहले बताऊंगी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन मींस कि सारी की सारी अथॉरिटी पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास होगी, उससे पूछकर ही सारा काम होगा। जैसे आपको दिख रहा है, एक हीरो दिख रहा है यहाँ पर ऐसा कर खड़ा हुआ, ठीक है, ये हीरो बना हुआ है, ये सारा सबको ऑर्डर देगा, इसी से ऑर्डर लेंगे, ठीक है।
ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, जिसमें हम पावर कुछ हाथों में दे रहे हैं और वही अपनी पावर को यूटिलाइज करके लोगों से गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स करवा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें हर एम्प्लॉय अपने आप में, उनको थोड़ी थोड़ी पावर दे रखी है, वो अपने आप में काम कर रहा है, अपने आप में वो अपना ही बॉस है और उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स सेंट्रलाइजेशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर इन फ्यू हैंड्स दैट इज एट टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आप अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एवरी लेवल, एट एवरी लेवल। हर बंदे के पास अपनी पावर है, हर बंदे के पास, हर बंदा अपने आप में काम कर रहा है। फ्यूल क्या कहता है, कहता है आप 100% सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकते, 100% आप डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकते। क्यों? अगर सारी बातें बॉस से पूछकर करनी है, सपोज एग्जांपल लेती हूँ, मैं किसी फैक्ट्री की मैनेजर, मेरा जूनियर काम करते करते उसकी बाजू पे बहुत जोर से चोट लग गई है, पहले मैंने बॉस से पूछ के आऊंगी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, क्योंकि उसकी जान पे बनी हुई है, चोट लग गई है उसके, मैं उसको लेके भागूंगी, मैसेज या व्हाट्सएप डाल दूंगी, सर मैं लेके जा रही हूँ उसको। ठीक है, समटाइम्स वी हैव टू बी लीनियंट बनना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि सपोज टारगेट आया है 10,000 यूनिट्स का, मेरी कैपेसिटी सिर्फ 5,000 यूनिट्स की है, मेरे जूनियर ने मेरे से पूछा ही नहीं है और ऑर्डर को हाँ कर दी है और प्रोडक्शन भी स्टार्ट करवा दी है। यहां पर सेंट्रलाइजेशन जरूरी थी, यानी कि फ्यूल कहता है जहां जहां इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां पर सेंट्रलाइजेशन चाहिए आप वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन अप्लाई करो। जहां पर छोटी मोटी बातें हैं या जहां पर अर्जेंसी है, वहां पर आप क्या करो, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्ट करो। यानी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चलना पड़ता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पढ़ना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू फ्यूल a company must not be completely centralized or completely decentralized, but there must be combination of both depending upon the nature and size of the organization. A small organization can be well organized and can be managed as centralized. अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, 5-7 बंदे काम करते हैं, तब तो सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। जहां 100 बंदा काम करता है, वहां सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की टेक्निक फॉलो नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? जैसे उसने पता क्या बोला है, वो प्रॉपरली कहता है कि लार्ज में जब मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बात की इतना बड़ा टारगेट मिला हुआ था, बिना पूछे ही हाँ कर दी, वहां सेंट्रलाइजेशन चाहिए। टॉपिक, साइज, क्राइटेरिया, किस तरह का टॉक है, किस तरह का टॉपिक है, उस हिसाब से सेंट्रलाइज हो जाओ या आपका डिसेंट्रलाइज हो जाओ, ये भी आपका फ्यूल कहता है। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो आपको सेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको सेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, गाइडेंस पूरी मिलेगी सुपीरियर की, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, लोग समझेंगे कि मैं भी बॉस हूँ, मैं भी डिसीजन ले सकती हूँ, मैं भी काम कर सकती हूँ, तो दोनों की पावर इक्वली यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट, अगर आप दोनों फॉलो करते हो, फास्ट डिसीजन होंगे, स्ट्रिक्ट भी कंट्रोल होगा और प्रॉपर हर ऑपरेशन लेवल पे आपका वर्क होता जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप ये फॉलो नहीं करते, ओनली सेंट्रलाइज्ड करते हो, कॉम्बिनेशन नहीं चलते, तो डिसीजन क्या होंगे, डिले होंगे। सपोज बॉस मीटिंग में बैठा है, अगर मैं हल्की सी याद करवाऊं बात, MS धोनी पिक्चर देखी है? फर्स्ट जब उसको इंस्टांस में चांस मिला था तो उसका बॉस अंदर मीटिंग में था, वो वेट कर रहा था, सुबह लेट पहुंचता है मीटिंग उसमें ज्वाइन करने के लिए, तो दैट मीन्स यही आपके बॉस से पूछना पड़ रहा है, डिले हो रहा है, तो आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। अगर आप ओनली डिसेंट्रलाइजेशन यूटिलाइज करते हो, तब भी लोग अथॉरिटी का क्या करना शुरू कर देंगे, मिस यूज कर। मेरे को तो पूछना ही नहीं, मैं अपने आप कर लूँ। जैसे 5,000 का ऑर्डर हम पूरा कर सकते हैं, ऑर्डर 10,000 का ले लिया, फिर प्रोडक्शन भी स्टार्ट करवा दी,
तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जिसमें हमारा हीरो है गैंग प्लैंक। ये भी करेंगे हम, अभी बताती हूँ क्या है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहता है, फ्यूल कहते हैं जैसे सेंट्रलाइजेशन होती है, वैसे ही अगर आप कोई बात करना चाहते हो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपीरियर से, तो आपको सीक्वेंस में चलना चाहिए। सीक्वेंस कैसे, देखो जरा सीक्वेंस कैसे बात करेंगे, देखो जरा इधर। सपोज 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 एक पर्सन है, सपोज राम है, राम है वो टॉप पे है, ठीक है। इधर से रोहित है, पेन छोटा करती हूँ, रोहित है, ठीक है, और राहुल है, इधर श्याम है और सोहन है, ठीक है। ये टॉप पे है, ये मिडल पे है और ये लोअर पे वर्क कर रहे हैं। सपोज सपोज राहुल ने श्याम से बात करनी है, श्याम से, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहता है राहुल पहले रोहित के पास जाएगा, रोहित राम से परमिशन लेगा, फिर राम श्याम को बताएगा, फिर श्याम सोहन से बात करेगा, सोहन से पूछेगा कि जा राहुल से पूछ कर आ, फिर राहुल सोहन को बताएगा, फिर सोहन श्याम को कन्वे करेगा, श्याम को कन्वे करने के बाद आंसर राहुल के पास थ्रू श्याम पहुंच जाएगा। इतना बड़ा प्रोसेस है, थ्रू सोहन, कितना बड़ा। उसने जाना था श्याम के पास, पहले राम रोहित, कितना टाइम, एक बात पूछनी है, 2 दिन लग गए वो डिसीजन लेने। डिले इन डिसीजन, परफॉर्मेंस बेटर नहीं, फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बात कर सकता हूँ नहीं। यस, स्केलर चेन में फ्यूल कहते हैं हाँ बहुत जरूरी बात है, जहां आपके सुपीरियर को बताना जरूरी है आप बताओ, अदरवाइज एक स्केलर चेन में उसने क्या कहा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये बना हुआ आपका टेबल ए बी सी डी और ई, मैंने ई से बात करनी है, ई से, ई के पास जाना है, ठीक है। स्केलर चेन कहता है पहले सी से बी, बी से ए से डी, डी से ई, फिर ई जाके उसको इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन फ्यूल ने सोल्यूशन भी निकाला, वो क्या था आपका, वो था आपका गैंग प्लैंक। वर्ड बताऊंगी, गैंग समझते हो, दोस्तों का गैंग। उन्होंने एक प्लैंक बनाया, एक ब्रिज बनाया, जिसके थ्रू वो बात कर सकते थे। यानी कि फ्यूल कहता है अगर आप सेम लेवल पे किसी और डिपार्टमेंट से बात करना चाहते हो, सी और ई सेम लेवल पे हैं, आप किसी और से बात करना चाहते हो, किसी और डिपार्टमेंट के सेम लेवल के बंदे से, तो आप उससे का डायरेक्ट बात कर देते हो और बात का रिजल्ट ई डी को बता देगा अपने आप और सी बी को बता देगा, बस एक मेल के थ्रू, तब भी आपका ये काम पॉसिबल है। यानी कि जो ये गैंग प्लैंक अराइज हुआ है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अराइज होना चाहिए। ये स्केलर चेन को बेटरमेंट देने के लिए, स्केलर चेन को स्मूथ करने के लिए किया गया है। दैट मीन्स अगर मैं हल्का सा एग्जांपल लूं, तो जो आपका गैंग प्लैंक है वो कहीं ना कहीं आपके लिए, एक आपके एम्प्लॉयज के लिए स्मूदन वर्क कर रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजन इजीली हो जाएंगे, और अपने ही लेवल पे बात करनी है तो इजीली हो सकती है। हाँ मुझे डी से बात करनी है, सपोज मुझे डी से बात करनी है, मैं गैंग प्लैंक यूटिलाइज नहीं कर सकती। गैंग प्लैंक ऑलवेज बी यूटिलाइज एट द सेम लेवल। हाँ अगर मुझे डी से बात करनी है तो पहले मैं बी पे जाऊंगी, बी, अगर बी और डी आपस में गैंग प्लैंक यूटिलाइज कर सकते हैं, ये गैंग प्लैंक ठीक है क्योंकि वो सेम लेवल पे है, आपस में बात हुई, फिर डी से बात होना, बी उसको वापस बात इंफॉर्मेशन दे देगा। जब सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे आप गैंग प्लैंक यूटिलाइज कर सकते हो, बट डायगोनल लेवल पे आप गैंग प्लैंक यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक और बात ले रहे हैं, एक और सिचुएशन ले रहे हैं, देखना जरा। जो आपका स्केलर चेन है,
जिसमें पहले A, B, C, D और E। सपोज D ने, सुपीरियर ने, दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर ने C से बात करनी है, तब भी गैंग प्लैंक यूटिलाइज नहीं हो सकता। आपको बिना उसके इमीडिएट बॉस के बात किए बिना आप तो किसी दूसरे के सबॉर्डिनेट से बात नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है, पहले डी बी से बात करेगा थ्रू गैंग प्लैंक, फिर बी बताएगा कि हाँ आप सी से बात कर सकते हो, या वो ये भी कह सकता है, सी को कहता है कि जा डी के ऑफिस होकर आ, तब पॉसिबल है। लेकिन डी 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 डायरेक्टली सी के पास नहीं जा सकता। यानी कि एक अजम्पशन निकाली, ना छोटा बंदा डायरेक्ट डायगनल बड़े बंदे के पास जा सकता है, ठीक बोल रही हूँ, डायगनल है ये, ना बड़ा बंदा डायगनल छोटे बंदे के पास जा सकता है। गैंग प्लैंक, हमेशा जो गैंग प्लैंक है that will be on same level of other department। समझ आ रही है, क्लियर है मेरी बात को, समझ आया है? दैट मीन्स जो गैंग प्लैंक है वो सेम लेवल और अदर डिपार्टमेंट चल सकता है, डायगनल अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो उस पर वो अप्लाई नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दोबारा पढ़ना चाहूंगी, स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपरवाइजर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। फ्यूल कहता है अंडर दिस चेन, द चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली चेन फॉलो होनी चाहिए स्केलर चेन की। हर इंफॉर्मेशन, हर की इंफॉर्मेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये चेन ब्रोकन हो जाती है तो एक कम्युनिकेशन गैप राइज हो जाएगा, जो कम से कम आगे क्योस क्रिएट सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर कर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जल्दी पास करनी है विदाउट एनी डिले इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आप गैंग प्लैंक यूटिलाइज कर सकते हो, जो आपके पास ये दे रखा है, देख रहे हो गैंग प्लैंक, ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से स्केलर चेन समझ में आ गया। अगर ये प्रिंसिपल मैं फॉलो करती हूं तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा सिस्टमैटिक, सुपीरियर सबऑर्डिनेट आपस में अच्छे से वर्क करेंगे। दूसरा, अगर स्केलर चेन फॉलो करती हूँ तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दूसरे की बातें पता होंगी। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती हूँ, वही बात, कम्युनिकेशन गैप होगा और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये भी हमारा मेन रीजन है स्केलर चेन का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हम हर जगह देखते हैं, हम कभी दुकान पे जाते हैं, हर चीज़ हर सामान सही जगह पड़ी होती है। मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, आपके घरों में आपका सामान बड़ा परफेक्शन से पड़ा होता है ना, नेल कटर, कैंची, नाइफ्स, स्पून्स, फोक्स मिक्स नहीं होते, मम्मा ने अलग अलग रखे होंगे ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। जो चीज़ें डेली चाहिए वो पास पास होंगी, जैसे नमक है, नमकदानी है, नमक रखा हुआ आपने, मिर्ची मसाला रखा हुआ है, वो भी नियर होगा, चाय पत्ती चीनी है वो भी नियर होगी, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है। इन दिस प्रिंसिपल क्या है, कहते हैं इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। इसका मतलब कमांड नहीं है, इसका मतलब है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसका, अरेंजमेंट ऑफ मैन, अरेंजमेंट ऑफ मैन, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, अरेंजमेंट ऑफ मैन, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, ताकि वो चीजें फिक्स्ड प्लेस पे आपको हर टाइम हर जगह मिल जाए। क्यों हंसे, हाँ
दूसरे को भी हंसाया, बोलो। मेरे लेवल की बात है कि ऊपर लगे लेवल की बात है? नहीं मेरे लेवल की, इतना नीचे लेवल, मैं साथ आ जाती हूँ, बोलो। हंसते हो ना, अकेले मत हंसा करो, मुझे भी हंसा दिया करो, मुझे भी अच्छा लगे, थोड़ा सा एक आधा ग्राम मेरा भी खून बढ़ जाए, फिर हम उनका भी हंसा के बढ़ा देंगे, ठीक है कि नहीं? चलो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम अरेंजमेंट करते हैं किसका? मैन, मटेरियल, मशीन का, ताकि जो चीज जहां चाहिए वो उस टाइम पर अवेलेबल हो जाए। प्लस कहते हैं हर चीज की एक फिक्स्ड प्लेस हो। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूँ और चेरी के अंडर वर्क कर रही हूँ। चेरी क्या कहता है, मैम आप ऐसा है, फैक्ट्री में मशीन चला रहे हो, मशीन ढंग से चलाना, कोई सुई वगैरह टूटनी नहीं चाहिए, प्रॉपर नट बोल्ट पेचकस प्लास सब कुछ पड़ा हो। पता है ना पेचकस प्लास क्या होता है? पता है ना? पक्का? हाँ, स्क्रू ड्राइवर समझ लो, वही। तो अब मेरे को पता है, मैंने काम करना शुरू किया, देखा मेरी मशीन के रैक में ना पेचकस है ना प्लास है, यानी कि मैं पहले चेरी को जाके मैं सर यहाँ पर सामान ही नहीं है, पहले सामान पूरा कर दो। अब चेरी ढूंढने जा रहा है कहाँ से एक्स्ट्रा सामान मिलेगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, मैं बैठी वेली बैठी हूँ, काम नहीं कर रही, वेस्टेज ऑफ टाइम, रिसोर्सेज वेस्ट, मेरे को फ्री में सैलरी देनी पड़ेगी उस घंटे की। ठीक है, दैट मीन्स कि उसके केस में क्या है, फ्यूल क्या कहता है, फ्यूल क्या कहता है, इंसिस्ट करता है कि आप हमेशा हर चीज हर पर्सन की एक फिक्स प्लेस रखो। उससे क्या होगा, वो चीज आपको उसी जगह पर मिल जाएगी। प्लस कहता है एम्प्लॉयज का भी अपना एक स्पेसिफिक कैबिन होना चाहिए। अगर 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 आपका कैबिन नहीं है, आप पूरे बड़े से कमरे में, हॉल में आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के बंदे बिठा रखा है, तो हर पर्सन का एक स्पेसिफाइड ब्लॉक होना चाहिए, ताकि आप उसकी सीट पर जाके बता सको कि ये सीट XYZ की है और ये यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। दैट मीन्स कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है चीजें, सामान, पर्सन, ये अपनी स्पेसिफिक जगह पे ही होना चाहिए, ताकि कोई टाइम एनर्जी की वेस्टेज ना हो, हर चीज हर पर्सन आपको अवेलेबल हो जाए जब रिक्वायर्ड हो। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो, अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, सॉरी फॉलो करते हो तो वेस्टेज नहीं होगी, हर चीज हर मैन मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो, ऑब्वियसली वेस्टेज होगी, एनर्जी की भी, हर चीज की भी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये भी आपके लिए हो सकता है कि वो वेस्टेज रिड्यूस करेगा, प्लस आपके जो कंटेक्ट ऑफ पीपल हैं जिसको आप रेगुलरली मिलना चाहते हो, उसकी आपको सीट पता होगी वो कहाँ बैठा हो, आप उसके जाके बात कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी, इक्वल बिहेवियर रखना आपने, इक्वल बिहेवियर। कहता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अंडर फ्यूल कहते हैं अगर दो पर्सन एक ही सेम ही लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम ही परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ इक्वल बिहेवियर रखना चाहिए। आपको बायसनेस, एक्सप्लॉयटेशन या आपको फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, फेवर नहीं करना आप भी, मेरे शहर का है या मेरे भाई का दोस्त का बेटा है तो मुझे उसको ज्यादा करना है, ऐसा कुछ फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब शुड बी प्रोवाइडेड the same working conditions, same wage rate and same incentive as well as same appreciation also। अगर दो बंदों ने अच्छा काम एक जैसा किया है तो उनको appreciation भी बराबर मिलनी चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, बिलीफ, नेशनैलिटी, किसी के बेसिस पे भी उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहते क्या कहता है फ्यूल ने, दो कितनी बड़ी बात, अच्छी बात की है, बात कर रही हूँ फ्यूल की। फ्यूल क्या कहता है, देखो जरा, फ्यूल क्या कहता है, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज
who should be treated as fairly as possible। कहता क्या है, अगर अच्छी सेंस और एक्सपीरियंस आप चाहते हो एक कंपनी में हो, रिक्वायर्ड हो, नीडेड हो, तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ फेयरनेस के साथ डील करो, अच्छे से डील करो, परफेक्शन के साथ डील करो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उनको नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपको उनके साथ काइंडनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट करना है, उनके साथ इम्बैलेंस या अनफेयर बिहेवियर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप प्यून की सैलरी मैनेजर को दोगे या मैनेजर की सैलरी प्यून को दोगे तो वो एफर्टली वर्क नहीं करेगा। समटाइम्स वी नीड इक्वालिटी एट द सेम लेवल ऑफ द पीपल विद द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हमेशा सेम लोगों के साथ सेम बिहेवियर किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जब फॉलो करते हो तो आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होंगे और वो मोटिवेट भी होंगे, काम अच्छे से करेंगे, आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा। अगर आप ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, टर्नओवर क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, लोग छोड़ के ज्यादा जाएंगे और डिससेटिस्फेक्शन राइज होगी अमंग द एम्प्लॉयज। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है, लास्ट प्रिंसिपल है मेरे ख्याल से ये, स्टेबिलिटी ऑफ, नहीं है एक और है, हाँ 3 पढ़े। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल। कहता क्या है, जब भी आप किसी प्रिंसिपल या आप किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, इसको काम दे रहे हो, उसको काम करने के लिए थोड़ा वक्त दो, स्टेबल होने के लिए वक्त दो। जब स्टेबल होने के लिए वक्त नहीं देते हो तो क्या होगा, कि आपका सिस्टम क्या है, वो पर्सन काम नहीं कर पाएगा। सपोज एग्जांपल लेती हूँ, मैं दृष्टांत के अंडर वर्क कर रही हूँ, उसने मुझे कहा कि मैम आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालो। प्रोडक्शन को संभाल रही थी, अभी एक आध दिन नहीं हुआ था, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, कहते मैडम नहीं आप सेल में चलो, मुझे सेल में भेज दिया। मैं सेल समझने लगी, नहीं मैडम आप मार्केटिंग में चलो। मतलब मुझे उसे सेट ही होने नहीं दिया। जब आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आप अपने पर्सोनल, अपने एम्प्लॉय का जो काम का टेन्योर है उसको पहले स्टेबल रखो, क्योंकि कोई भी पर्सन जब नए डिपार्टमेंट में जाता है उसको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम भी प्रॉपर थॉरली होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयज की फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और फ्रीक्वेंट हमारे को फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं करनी चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करते हो तो पर्सन के पास फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगा, वो इनसिक्योर होगा, वो कहेगा जी मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा, मुझे पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं। अभी मैं प्रोडक्शन समझ रही थी, मैडम नहीं आप सेल में जाओ, सेल्स में नहीं मैडम आपसे काम नहीं हो रहा, आप मार्केटिंग में जाओ। पर्सन समझ ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। जब काम नहीं करेगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। यानी कि क्या है कि फीमेल जबकि एम्प्लॉयज टर्नओवर है वो भी ठीक करना, प्रॉपर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और फ्रीक्वेंट रोटेशन रखना, ताकि ये ना हो कि आपने एक पर्सन को बिठा रखा है और 10 साल से वो एक ही पोजीशन में बैठा हुआ, बोर हो गया है वो। आपने उसको बोर नहीं होने देना, उसको नई डेवलपमेंट, नई चीज लाने के लिए जो कुछ टाइम बाद जब टेन्योर रिक्वायर्ड है उसके बाद उसको आप ट्रांसफर्स भी दोगे। तो वो भी है इतना रैगरस। आपको जब भी पर्सोनल सेलेक्ट करना है प्रॉपर अच्छे से सेलेक्ट करना है, प्रॉपर रैगरस प्रोसीजर होगा जिसमें उसे प्रॉपर थॉरली कट टू कट क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, ताकि हमारे पास क्रीम अच्छा सा एम्प्लॉय हमारे पास पहुंचे और जब सेलेक्ट हो तो मैक्सिमम टेन्योर के साथ उसको हम फिक्स करें और मैक्सिमम टेन्योर से वो काम करे। ये ना जल्दी ट्रांसफर कर दिया, जल्दी से उसको वापस भेज दिया, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा और टाइम्स और वेस्टेज के रिसोर्सेज की वेस्टेज हमारी नहीं होगी। दूसरा, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि हर पर्सन नई जॉब को लर्न करने में टाइम लेगा। अब मैं सोच रही हूँ प्रोडक्शन के बारे में सोचूं, वर्कर्स के पास घूम रही हूँ, आया नहीं मैडम आपसे काम नहीं हो रहा, आप सेल्स में जाओ। फिर सेल्स में पहुंची, सेल्स में देख रही हूँ, नहीं मैडम आप मार्केटिंग में जाओ।
तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज होगी जो उसको पूरा वर्क नहीं करने देगी। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही ज़्यादा हो जाएगा। मैं करवा सकती थी, दोनों आगे मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जिनका टेस्ट पेंडिंग है वो कृपया टेस्ट दें। कब दें? सर को, संजीव सर को कह के जाएं। ठीक है, संजीव सर को कह के जाएं। क्या पेंडिंग है? सर से लो, लो सर से एक बार।